हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के श्योर शॉट के बारे में। यार थोड़ी देर हो गई आते आते, मेरे को थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कहीं बिजी हो गया था। अब वीडियोस लगातार आएंगे। ओआरएम भी कल से शुरू हो रही है और वीडियोस डेली आएंगे। अगला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स आएगा श्योर शॉट सीरीज में, और इसके अलावा हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग कर चुके हैं, पहले से चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वो भी कर लेना। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज सारे तुम्हें मिल ही जा रहे हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, इसके नोट्स भी मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। और बाकी अध्याय निश्चय बैच में बाकी डिटेल वीडियो वही, वहां से जाके कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। पीवाईक्यू 2025 के जल्दी शुरू करूंगा, थोड़ा बोर्ड वाला चंक निकल जाए मार्च के फर्स्ट वीक से, वो भी शुरू कर दूंगा। मार्च के फर्स्ट वीक से मतलब 4-5 तारीख के लगभग वो भी शुरू कर दूंगा। उसका सारा मैंने टाइप वाइप कर लिया है और वो सारी व्यवस्था बना ली है, तो वो भी करना शुरू कर देंगे अपन लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को बिना टाइम बर्बाद किए। सोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सोल्यूशंस क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी रहती है? थ्रू आउट सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन कैसे हो सकता है? सोल्यूशन में सोल्यूट वो होगा जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट वो होगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अगर वाटर है तो वाटर को हम एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे क्या लिया जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिया जाता है। बात समझ में आई कि वाटर को हम लोग कैसे कर लेते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट कहें, तो अगर किसी सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट हैं, अगर दो तरह के कंपोनेंट है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट है तो हम उसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? क्वाटनरी सॉल्यूशन कह देंगे, ठीक है। बात सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। यार थोड़ा मेरे साथ बियर कर लो, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को पता है। तुम लोग ये मत सोचो कि चैनल पे कंटेंट नहीं आएगा, चैनल पे कंटेंट लगातार आएगा। चैनल डेक्स्टर कैम रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें मेंस के लिए प्रिसाइज अपनी को मतलब को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है और पोल के थ्रू करनी है, तो हम लोग अनअकैडमी पे केमिस्ट्री का एक्सक्लूसिव कोर्स भी रन कर रहे हैं। वहाँ से जाके ले लो। वहाँ पे कल जो डिस्कशन आने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आने वाला है। लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस हो गई है, और बाकी सारे चैप्टर डिस्कस करूंगा, तो वो ले लो। मेंस एडवांस दोनों वाला ले लेना। तो मतलब अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, बढ़िया चल रहा है उस पर। तो मतलब मेरे को तो ठीक लग रहा है, चल रहा है काफ़ी इंटरेक्टिव, और बच्चे भी ठीक है उस पर, ठीक है। तो तुम्हें अपना मतलब फील भी आता रहेगा, और बाकी जो समस्या हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टाइमिंग 11:30 to 1:30 है उसकी मैक्सिमम। 1:15 तक हम लोग वाइंड अप कर देते हैं सेशन। तो वो हफ्ते में 2 दिन है या 3 दिन है, वो देख लेना है शेड्यूल, उस पर अनअकैडमी की ऐप पे है, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फेज। ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है इससे क्या, कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग गैस लें, लिक्विड लें या सॉलिड लें, तो उससे कैसा टाइप का सॉल्यूशन बनेगा और उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि गैसीय सॉल्यूशन हमें बनाना हो, तो गैस गैस ले लें। सॉल्वेंट हमेशा जिस टाइप का सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? वही होगा। जैसे गैसीय सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कैसा है? गैस का। तो गैस हो गया, गैस गैस कैसा होगा? सॉलिड सॉल्वेंट। इसका मिक्सचर क्या होगा? एयर का मिक्सचर, ठीक है। लिक्विड गैस में यानी कि क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक। सॉलिड गैस का एग्जांपल कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक। लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड होगा सब तरफ, तो गैस लिक्विड का एग्जांपल O2 डिसॉल्व इन वाटर, जैसे हम लोग एक्वेटिक लाइफ जिसकी वजह से होती है। लिक्विड लिक्विड का फेमस हमारा कौन सा है? एथेनॉल इन वाटर। ये तो सबको ही पता है, यही सबसे फेमस होता है ना, यही सबसे फेमस है ना, तो ये सबको पता ही है, ठीक है। और फिर सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल, ग्लूकोज को पानी में घोल दो या नमक को पानी में घोल दो तो सॉलिड लिक्विड हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होगा बेस में, सॉल्वेंट में तो गैस सॉलिड का एग्जांपल H2PD जो हम लोग रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। लिक्विड सॉलिड यानी अमलगम्स हम लोग बनाते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। और सॉलिड सॉलिड में हम लोग एलॉय को कह सकते हैं, कॉपर डिसॉल्व इन एल्यूमिनियम या गोल्ड, या फिर हम एलॉयज का एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉलिड सोल्यूशन के लिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। यहाँ से लिक्विड सोल्यूशन की शुरुआत होती है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सब लोगों को भाई डेक्स्टर कैम को छोड़ के मत जाना भाई, तुम्हारी भरोसे हैं हम तो, है ना। डरने की बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे यार। मैं पर्सनली कुछ बिजी था, ऐसा नहीं कि सारा कुछ अनअकैडमी के लिए कर रहा था, उनके वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और तुम ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार वहाँ पे भी। मतलब कुछ ऐसा नहीं, गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी कंटेंट लगातार आएगा, पूरी 2025 की सीरीज हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो उसकी, ठीक।
क्या कह रहा है सॉलिबिलिटी, क्या कहता है सॉलिबिलिटी, क्या होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी कहें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें रूम टेम्परेचर पे फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, अभी उसमें पूरा सैचुरेशन नहीं आया तो कुछ सैचुरेट किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर पे भी फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। सिंपल बात है, बात समझ में आनी चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर पे भी हम लोग फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो हम उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, देखो ये सवाल पेपर में आने वाले हैं, जो एक तो टेबल वाला सवाल होता है था कौन कौन सा सॉल्यूशन किसके साथ है, और दूसरी तरह का सवाल जो बनता है पेपर में वो ये बनता है कि सॉल्युबिलिटी किस पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे कैसे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मतलब तुम जैसे हो तुम्हारे वैसे ही दोस्त होंगे। अगर तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी आई तो तुम्हारे दोस्त परसेंटाइल अच्छी परसेंटाइल वाले लोग होंगे, अगर बुरी आई है तो बुरे वाले होंगे। देख लो अपनी सराउंडिंग में, तो यही कहता हूँ वही कि लाइक डिसॉल्व लाइक है, तुम जैसे हो तुम्हें लोग वैसे ही मिल जाएंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी सेम बात है, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जैसा सॉल्वेंट वैसा सोल्यूट, तो सोल्यूशन बढ़िया बनेगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड ऐसे करता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन जनरल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस में कम होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस में कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो हॉट वाटर रिसोर्सेज में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई, लिख दो यहाँ पे क्या, दैट्स व्हाई aquatic life is not present in hot water resources। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जैसे हॉट स्प्रिंग्स तुमने देखी है कहीं पे, जैसे अपने यहाँ इंडिया में देखोगे तो मणिकरण में, बाली में, चिंतामणि में है। ठीक है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ पे, यहाँ पे मणिकरण में है, बद्रीनाथ में है, और एक दो जगह और होंगी, मेरे को सारी जगह तो नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ वहाँ का मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे है। और वहाँ पे कोई लाइफ नहीं, बद्रीनाथ में से वो है बिल्कुल, तप्त कुंड कहते हैं उसे, तप्त कुंड, वहाँ पे लोग जाके स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी, मतलब मणिकरण में भी वहाँ पे बताते हैं कि चावल को थैली में बांध के, गमछे में बांध के टांग दो, गमछा समझते हो ना, टॉयल समझ लो, है ना, जो नहीं समझते उधर डाल दो तो चावल पक जाते हैं, इतना गर्म पानी है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर, बिकॉज ऑफ सल्फर ये होता है। ठीक है, हॉट वाटर रिसोर्सेज में इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन जनरल क्या होता है कि सॉलिड्स की और लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, गैसेस की कम होती है, लेकिन उन गैसेस की कम होती है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी तो सॉलिबिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर पे कोई डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते नहीं, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स और लिक्विड्स की एज कंपेयर टू गैसेस बहुत कम है, तो प्रेशर लगाने से सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि गैसेस पे फर्क पड़ता है। और गैसेस पे फर्क पड़ने की वजह से हेनरी ने बहुत पहले, शायद 1857 के अराउंड, ये हेनरीज लॉ दिया। कब दिया, 1857, मतलब लॉन्ग बैक दे दिया ना। उसने क्या कहा कि द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस का मास जो है वो जिस पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा है, वो क्या होगा कि गैस का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे क्या है किसी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो m प्रोपोर्शनल p लिख दिया, m इज द मास ऑफ द गैस एंड p इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो m इज इक्वल टू के पी हो गया, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई, लेकिन हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करते नहीं है। जब पेपर में हम लोग लिखते हैं तो वो कौन सा लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, इस इंपॉर्टेंट बात को भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट फॉर हेनरी लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू the mole fraction of the gas in solution।
द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। तो बात वही लिखने का तरीका है, लेकिन थोड़े टेक्निकल टर्म बढ़ा दिए, जिससे कि क्यों मास मेजर करना थोड़ा ज़्यादा टीडियस काम है, हम लोग मोल फ्रैक्शन में डील करेंगे तो एक्यूरेसी हमारी क्या होगी, मेजरमेंट्स की बढ़ जाती है। तो पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, कि हर कोई गैस अपने अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन है ये। और क्या हो गया, के एच को हमने लिखा पी प्रोपोर्शनल टू जाई हो गया, तो पी इक्वल्स टू एक्स कह देते हैं, के एच इंटू एक्स हो गया, वेर के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। हम लोगों ने क्या करा कि अगर हमने पी बी लिखा, यहाँ पे बी सॉल्यूट ले लिया और ए सॉल्वेंट हम लोग लेंगे हमेशा ऐसे ही, तो पी बी को हम क्या कहेंगे, के एच बी और इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होता है मेरे भाई, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है एन बी बहुत छोटा होता है किससे, एन ए से। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, एन बी बहुत छोटा होगा, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होंगे और सॉल्यूट बहुत कम होंगे। सॉल्वेंट के मोल बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट के बहुत कम का इसका मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, और सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो उस टाइम पे हम एन ए प्लस एन बी को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एन ए लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अगर तुमसे हेनरी लॉ लिखने के लिए आ जाए, अगर तुमने इतनी सुंदरता से लिख दिया और के एच की वैल्यू वगैरह भी लिख दी कि किस पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है, तो बस मतलब टीचर खुश होकर पूरे ही नंबर देगा, काट नहीं सकता नंबर बोर्ड में खासकर। और पेपर में सवाल इसके जैसे आएंगे, हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े, तो हमें क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, के एच की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर कैसा है गैस का, और के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है, किसी भी प्रेशर पे के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। क्यों, क्योंकि के एच अगर ज्यादा हो गया, मान लो प्रेशर है कांस्टेंट, अगर के एच बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो मोल फ्रैक्शन को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। प्रेशर को हमें क्या रखना है, प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है, तो के एच अगर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम। मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आई होप समझ में आ गई होगी सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ बना दे तो स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसमें थीटा जो होता है वो के एच के बराबर होता है। ठीक है, अब एक सवाल आया जो मेंस का सवाल है, हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को लगाने से हमें। और देखो यार, जैसा फिजिक्स का पेपर आया है, अगर पेपर केमिस्ट्री का भी वैसा आया, फिजिक्स में तो एडवांस का 2001 का सवाल उठा लिया सीधा सीधा, मेंस के सवाल डिट्टो कॉपी कर लिए, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग मेंस लेवल के आ रहे हैं, तो मेंस के पेपर को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। और जिसने भी ये कहा कि सर हम तो केवल बोर्ड्स पढ़ रहे थे, मेंस नहीं पढ़ रहे थे, वो कमेंट करके जरूर बताना कि फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ यार तुम्हारा, है ना। कि जिसने बिल्कुल भी बोर्ड की ही पढ़ाई की, बिल्कुल मेंस लेवल के सवाल नहीं लगा, एडवांस लेवल के सवाल नहीं लगा, उनका बोर्ड का पेपर कैसा हुआ, प्लीज प्लीज कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा हुआ। मेरे को मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है, सही है, मेरे लिए जानने को मेरा मन है। ठीक है, अब CO2 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है CO2 इज बबल्ड थ्रू ए वाटर ड्यूरिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन। इफ CO2 एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ कितना, हाईलाइट करते हुए चलेंगे CO2 कितना प्रेशर लगा रही है, 0.835 बार का, देन x मिलीमोल्स ऑफ CO2 वुड हैव बीन डिसॉल्व्ड इन 0.9 लीटर्स ऑफ वाटर। द वैल्यू ऑफ x हमें बताना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻³ बार, और वाटर की डेंसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, डेंसिटी अगर नहीं गिवन है तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है। तो हमें जो गिवन है, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हमें जो दिया हुआ है CO2 का वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.835 जो गिवन है, पहले उसे इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। के एच हमें गिवन है यार 1.67 इंटू 10⁻³ बार, ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमें। और हमें मास ऑफ वाटर जो गिवन है, मास ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर निकालेंगे हम कैसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके यार, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे, सब लोग बात समझ पा रहे हैं। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे, वॉल्यूम कितना है 900 ml दिया हुआ है, 900 ml क्यों दिया हुआ, 0.9 लीटर्स इज इक्वल टू 900 ml आ जाएगा ना, इनटू डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml, तो ये हो गया 900 ग्राम्स। अब क्योंकि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो हम ये कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए यार, मोल्स ऑफ वाटर जो आ गए वो आ गए हमारे पास 900/18, यानी कि 50 मोल्स आ गए।
वाटर के, और हमने मान लिया कि मोल्स ऑफ CO2 x CO2 हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालने हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हम ये कह सकते हैं क्या कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो हम लोगों ने अभी अप्रोक्सीमेशन थ्योरी में लिया कि मोल्स ऑफ वाटर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ किसके, मोल्स ऑफ CO2 के, सही है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 0.835 इज इक्वल टू आ गया, KH की वैल्यू दी है कितनी 1.67 इंटू 10⁻3, ठीक, KH इंटू 10⁻3 इंटू, अब हमें मिली मोल्स निकालने हैं तो हमने क्या लिख लिया, x को लिख लेते, पहले मोल्स ही निकाल लेते हैं, मिली मोल्स बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये x हो गया और ये दिया है 50, ठीक। तो इसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x को निकाल लो तो ये आ गया 0.835 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, इधर ही रख दें, इसे 1.67 लिख दें, ठीक। ये अगर इससे काटोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही 2 टाइम्स है, तो 25 इंटू 10⁻⁻3 आ गया मोल्स, -3 मोल्स आ गए। तो मिली मोल्स कितने आ गए यार, 25 मिली मोल्स आ गए। तो आंसर इसका कितना लिख देंगे, आंसर हम लोग इसका 25 आंसर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे पूरी, और एग्जाम में भी अगर बोर्ड में लिखने को आएगा तो लिखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्केप प्लान नहीं है हमारे पास इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हेनरी लॉ की लिमिटेशन भी हमें देखनी पड़ेंगी। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम गैस के ऊपर चढ़ बैठो और कौन नहीं हम तो दबा के मानेंगे, जैसे कि तुम जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल होते है तो उसमें कंप्रेस CO2 होती, जबरदस्ती डिजोल्व की जाती है ना, वो नहीं मानेंगे। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो अगर हम कूल करते चले जाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ जो कोल्ड प्लेसेस है वहां पे आसानी से सर्वाइव करती है, ठीक है। गैस को एसोसिएट नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, और उसे कोई भी केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि CO2 मतलब O2 प्लस वाटर पे हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि O2 वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अमोनिया की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, इसलिए हम उस पर हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव एक आ सकता है पेपर में कि इनमें से 4 में से किस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा। बात समझ में आई। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसेस, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट विल डिसॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स ओन प्रेशर, मतलब हर कोई अपने प्रेशर के हिसाब से डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वी कैन अप्लाई हेनरी लॉ टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर गैस प्रेजेंट। हम लोग हेनरी लॉ लगा सकते हैं हर गैस पे, जैसे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं वैसे हेनरी लॉ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन कब होता है, इवेपोरेशन तब होता है जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है और वो अपने सरफेस को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक। यही लिखा हुआ है, इसे पढ़ने की तो जरूरत नहीं लग रही मेरे को कि क्या हो रहा है कि जब हम लोग मान लो इवेपोरेशन हो रहा है, सनलाइट आ रही है तो पार्टिकल एनर्जी एक्यूमुलेट करेगा, एनर्जी एक्यूमुलेट करने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा कि उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी वो एक्यूमुलेट कर लेगा और अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ के क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, और ये इवेपोरेशन होता है। अब ये मत पूछना कि सर इतनी सन एनर्जी दे देगा कि ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं, होगा ही और वो होगा, ठीक है, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, लेकिन बॉइलिंग कैसी होती है, बल्क पे होती है। अगर तुम ध्यान से पानी को गर्म कर लेना, एक गिलास पानी को गर्म करोगे तो हमें पता लग जाएगा, जब तुम पानी को गर्म कर रहे होगे तो बबल्स नीचे से उठ के आते हैं ऊपर, पहले नीचे हीट कर रहे हो ना, नीचे से हीट कर रहे हो, तो नीचे से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल की बढ़ेगी और वो ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर वाला पार्टिकल नीचे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि स्पेस को फिल करना है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, तो ये सर्फ क्या होगा, पूरे बल्क को एक साथ बॉयल करेगा। जबकि इवेपोरेशन जब होता है तो ऊपर, इसीलिए नदी का पानी क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है, ठंडा गर्म लगता है, फिर नीचे जाके क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ज़्यादा हीट अप हो जाती है और नीचे वाली लेयर हीट अप नहीं हो पाती। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है और बॉइलिंग कैसा है, बल्क फिनोमेना है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, मतलब कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है, उस टाइम पे जब रेट ऑफ
इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया, उस टाइम पे जो वेपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर का यूज किसने किया, राउल्ट ने किया। राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने कहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, ये लिखने को आएगा पेपर में, है ना, ये तो मस्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ ही सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो इसे पढ़ के ही जाना। और एनसीईआरटी की लाइन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी वाला लिखोगे तो बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा लोग बोर्ड वाली जनता मेरे पास नहीं पढ़ रही है। कितने लोग बोर्ड देने जा रहे हैं, जरा कमेंट करके बताएंगे कि सर बोर्ड देने जा रहे थे, इस चैप्टर ने काफ़ी मदद कर दी और हम लोगों ने शॉर्ट से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कर लिए हैं, तो बोर्ड के हम लोगों ने आधे नंबर कवर कर लिए। एक बार कमेंट करके बताना, मेरे को नहीं पता सीरियसली कि कितने लोग बोर्ड्स में हैं। मेन बात हम लोगों का मुद्दा है कि हमें मेंस 2 में अच्छा करना है ना, और एडवांस की तैयारी करनी है। उसके लिए क्रैश कोर्स का लिंक नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना, ठीक है। क्या कर रहा है, the partial pressure of any volatile component of a solution at any temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution। ठीक है, मतलब जो भी पार्शियल प्रेशर है वो अपने खुद के प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर है। मतलब जो पार्शियल प्रेशर हम लोग हमेशा लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिखते हैं। टोटल प्रेशर की जगह इस बार क्या ले लेंगे, अपना खुद का पार्शियल प्रेशर मतलब प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ले लेंगे, जिससे कि हमें पार्शियल प्रेशर पता लग जाए। अब क्या कर रहा है कि मान लो कि हमारे पास क्या है, दो बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें ए और बी है, एन ए और एन बी हो गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम जानते हैं अपना मोल अपॉन सबका मोल करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, और सब मोल्स को ऐड कर देंगे, फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो 1 आना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर पी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स ए पी ए नॉट, और पार्शियल प्रेशर पी बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स बी पी बी नॉट के बराबर। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब हम डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, डाल्टन्स लॉ क्योंकि हर कंपोनेंट अपने इंडिविजुअल प्रेशर के हिसाब से डिसॉल्व हो रहा था, तो डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल को लिख सकते हैं एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो अब हम एक्स ए प्लस एक्स बी को हम क्या करें, एक्स बी को लिख लें 1 माइनस एक्स ए, लिखा जा सकता है, बोलो भाई, ये सिंपल बात है, लिखी हुई इसीलिए रखी है कि एक्स ए प्लस एक्स बी को 1 लिखा जा सकता है, तो एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। सब लोग साथ हैं, इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स ए 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पी वी नॉट के इंटू पी वी नॉट। तो पी वी नॉट बाहर ले लिया और पी टोटल की वैल्यू आ गई पी वी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट टाइम्स एक्स ए। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसे अदर वे भी कर सकते हो कि एक्स ए को क्या रख सकते हो, एक्स बी माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स बी रख, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं। तो उस केस में फॉर्मूला बदल जाएगा, तुमने क्या यूज किया इस पे डिपेंड करता है, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल, है ना, बात समझ में आ गई बिल्कुल। अगला क्या कह रहा है, कह रहा राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। राउल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन देने में भी काम करता है। राउल्ट लॉ मतलब आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, किसी भी सोल्यूशन को हम लोग आइडियल सोल्यूशन तब कहेंगे जब वो राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा हो सारे टेम्परेचर्स पे और सारे कॉन्सेंट्रेशन पे। ये बिल्कुल आइडियल गैस की तरह चलता है। तुम लोगों ने तो दुर्भाग्य ये है कि गैसेस स्टेट भी नहीं पढ़ा, एडवांस के लिए वो भी पढ़ना बाकी है ना, एडवांस के लिए तो वो भी पढ़ना बाकी है ना, सॉलिड स्टेट गैस स्टेट नहीं पढ़ा ना अभी सबने। तो गैसेस स्टेट में जैसे हम लोगों ने, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आइडियल गैसेस वो हैं जो पीवी क्वेश्चनैरिटी फॉलो करती हैं, उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। और राउल्ट लॉ कौन फॉलो करते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम सवाल देख लें इसी पे बेस्ड, एक क्या कह रहा है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 70 टॉर। तो यानी कि पी बी नॉट को हम लिख लें 70 टॉर, ठीक, एंड दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन, तो पी टी नॉट लिख देते हैं, इसे कितना हो गया 20 टॉर, ठीक है। इसे हमने मान लिया क्या, मिथाइल बेंजीन को हमने ले लिया टोलुइन और इसे ले लिया बेंजीन, ठीक। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द लिक्विड सोल्यूशन ऑफ मिथाइल बेंजीन इज। अब हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है, ठीक है। और हमसे क्या कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड इक्विमोलर मिक्सचर अब हमें दे रखा है, इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है। तो हमें एक लेवरेज ये है कि हमने जो माना वो हमने मान लिया कि बेंजीन के मोल्स 1 मोल है और टोलुइन के भी कितने मान लिए, 1 मान लिए। जब मानना ही है तो हम आसानी से मानेंगे, ठीक है। तो इक्विमोलर मिक्सचर है तो मोल फ्रैक्शन
किसका कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया 1/2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी कितना हो गया 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही। जब मानना ही था तुम ए भी मान लोगे तो मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कट जाएगा। मान लो तुमने ए मान लिया, ए मान लिया तो ये कितना हो जाएगा A/2 है, तब भी ये 1/2 ही आएगा। तुमने 1 ही मान लिया, आसान रहता है। तो हमें पी टोटल का फॉर्मूला पता है। पी टोटल का फॉर्मूला क्या आता है, तो पी टोटल कितना आ गया यार, पी टोटल जो हमारा आया, पी टोटल आ गया एक्स से पी ए नॉट, एक्स से पी ए नॉट कर रहा हूँ यार, क्या लिखूंगा, एक्स बी लिखूंगा ना यहाँ पे, तो एक्स बी पी बी नॉट प्लस एक्स टी पी टी नॉट, ठीक है, ऐसे पी टोटल लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 1/2 इंटू 70 प्लस 1/2 इंटू 20, तो ये हो गया 35 प्लस 10 यानी कि 45। अब कई लोग क्या करते हैं, आंसर यहीं पे कर देते हैं आंसर। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज निकालना है। तो कुछ क्या हुआ होगा, बेंजीन के वेपर्स क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वेपराइज होकर ऊपर चले गए। तो हम ये कहेंगे कि जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो कितना होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम वाई बी मान लेते हैं। बेंजीन का हमें बताना है, बेंजीन का ही बताना है ना, हाँ बेंजीन का ही बताना है। वाई बी कितना हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन होगा पी बी इंटू, सॉरी एक्स बी इंटू, या ऐसा लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज विल बी पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। तो वाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी बी अपॉन पी टोटल के बराबर, टोटल लिख देते हैं ना, पी टी तो मैं टॉलिन ना लगने लगे। तो ये हो गया कितना, ये हो गया एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो एक्स बी पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन ये कितना हो गया 45। ठीक, 35 अपॉन 45 के 7 और 9 कर दें तो ये हो गया कितना 0.784। तो यानी कि इसे लिख दें 78.4 इंटू 10⁻⁻²। तो आंसर हम इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या लिख देंगे 78 लिख देंगे। बात समझ में आई। ये वाली बात अभी हम लोग दोबारा थ्योरी में दोबारा से करेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाली, तो इसमें टेंशन मत लो, अभी सवाल देख लो बस, थ्योरी में अगले 2 मिनट में हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक, अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशन अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे देखें तो आइडियल सोल्यूशन में Na और Nb दो कंपोनेंट है। तो इसमें 3 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से, ए के कोहेसिव फोर्सेस, बी के कोहेसिव फोर्सेस और ए के एडहेसिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। फॉर आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस होता है। तो एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ठीक है, ले लिया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, बेंजीन टोलुइन ले लिया, ठीक, CCl4 SiCl4 ले लिया। ये एग्जांपल याद रखने, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल है। अब राउल्ट लॉ के हिसाब से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो XA और PA के बीच में, XA और PB के बीच में स्ट्रेट लाइन करवाएगा, बिल्कुल y इक्वल्स टू mx का फॉर्म है ये, ठीक है, y इक्वल्स टू mx का फॉर्म है। तो ओरिजिन से पास होते हैं, लेकिन ओरिजिन पे हम नहीं पहुंचेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम लोग एक्स बी को 0 कर देंगे तो उस टाइम पे सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो केवल थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन दोनों कर्व्स को अगर हम बना दें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, तो एक्स से 1 से लेके कहाँ गया, 0 तक गया, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आ गया हमारे पास किसका, एक्स से 1 है यहाँ पे, एक्स से 0 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया तो एक्स बी कितना था, 0 था। ये ऐसा ग्राफ देखो यहाँ से ऐसे चल रहा है ये, ठीक, तो एक्स बी 0 से कहाँ गया, यहाँ तक गया। तो यहाँ पे जब 1 हो गया तो इसका आ गया पी बी नॉट। इसी तरह से उल्टा ग्राफ अगर हम बनाए, दोनों ग्राफ को एक साथ बना दिया, तो ये ग्राफ आ गया, और पी टोटल की लाइन ये आ गई। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। एक कठिन बात इसमें ये पूछी जाती है कि एडी किसके बराबर है, एडी किसके बराबर है, ये कठिन सवाल पूछा जाता है। तो एडी बराबर करने के लिए कई लोग क्या लिख देते हैं, कई लोग क्या लिख देते हैं इसमें कि ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस सी डी के बराबर होगा, ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी के बराबर होगा। या फिर कई लोग लिख देते हैं ए सी प्लस सी डी के बराबर होगा, ठीक, या फिर लिख देते हैं ए बी प्लस किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर है। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सही है, तो देखो क्या कह रहा है कि अगर हम इसे थ्योरेटिकली नहीं एक्चुअली समझने की कोशिश करें, तो ए बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट अ कंपोजिशन गिवन हियर, राइट। तो ये क्या है, एक्स ए पी ए नॉट के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, एक्स बी पी वी नॉट के बराबर है एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी वी नॉट के बराबर। भाई इस लाइन पे अगर कोई भी नंबर लाइन कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, एक्स ए पी ए नॉट के बराबर। इस लाइन पे लाई कर रहा है तो किसके बराबर होगा, एक्स पी वी नॉट के बराबर। तो हम पी टोटल को क्या लिखेंगे, पी टोटल को तो यही लिखेंगे ना कि वो एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट है, यही तो लिख रहे हैं हमेशा।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी आसानी से समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, ये तो आसान चीज है बिल्कुल, है ना। आगे बात कर सकते हैं हम लोग, वो लोग गुड टू गो है। चलो आगे बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है? लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ की बात करें तो केवल आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या इसके अलावा भी सोल्यूशन होते हैं? बिल्कुल। और आइडियल सोल्यूशन के साथ साथ इसमें कहता है इट इज नॉट वैलिड अगर सोल्यूशन क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में चला गया, तो इस पे ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल आसानी से, कोई टेंशन नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 mm ऑफ मरकरी एंड 50 mm ऑफ मरकरी if A and B are mixed in such that the mole fraction of A in mixture is 0.6 then the mole fraction of B in vapor phase। अब ये फिर से वही सवाल आ गया। तो इस सवाल को करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, चलो अच्छा इसमें कर ही लेते हैं यहीं पे, है ना, हम लोगों ने कर तो रखा ही है। तो क्या कह रहा है कि हमें क्या दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर कह रहा है, तो यानी कि एक्स ए की वैल्यू दे रखी है, एक्स ए की वैल्यू दे रखी है 0.6, तो एक्स बी की वैल्यू अपने आप 0.4 आ जाएगी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर था, 1 के बराबर। ठीक, पी ए नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 90, पी बी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। ठीक, तो पी टोटल कितना आ जाएगा यार बताओ, एक्स ए पी ए नॉट, आसान है ना बिल्कुल, प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो एक्स ए की वैल्यू हो गई 0.6 इंटू 90 और ये हो गई 0.4 इंटू 15, तो ये हो गया कितना, 954 और ये हो गया 6, यानी कि 60 हो गई, 60 mm ऑफ मरकरी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाई बी किसके बराबर होगा, वाई बी होगा किसके, एक्स बी पी बी नॉट अपॉन पी टोटल के। तो एक्स बी पी बी नॉट कितना है 6 और ये कितना है 60। भाई ये अगर एक्स 6 नहीं लिखना चाहो तो 0.4 इंटू 15 लिख लो, डिवाइडेड बाई 60 लिख दो, तो ये 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो आंसर हम इसका कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। सवाल लिक्विड सोल्यूशन का लॉलीपॉप ही आता है, अगर तुम इसके सवाल को भी गलत कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 50 टॉर एंड 100 टॉर रिस्पेक्टिवली। ये अलग अलग ईयर्स के लिए, मैंने 21 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये मत समझना कि एक ही साल में इतने सारे आ गए हैं, एक से ऐसे सवाल अलग अलग टाइम पे अलग अलग आए हैं, इसलिए मैंने सवाल ले लिए सारे। क्या कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ two liquids A and B at 25 degree centigrade and 50 torr and 100 torr respectively। तो हमें पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 50 टॉर और पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 100 टॉर। ठीक, कह रहा था लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब देखो ये अलग अलग ईयर्स में आए हुए सवाल हैं, तो दोनों सवाल कितने सिमिलर हैं। एक्स ए की वैल्यू हमें दी है 0.3, तो एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.7। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज पूछ रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, पी टोटल निकाल लेंगे। अब मैं इस सवाल को छोड़ ही दूं, मतलब इतना सारा सवाल लगाने की अब तो जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सवाल मैंने लगा दिया, तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। चलो मैं लगा ही देता हूँ, लेकिन तुम लोग तो करोगे नहीं कुछ अपने आप, ये मैं जानता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 15 + 70, ये हो गया 85 mm ऑफ टॉर है, सॉरी mm नहीं टॉर है इस बारी। ठीक, तो वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई, वाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो ये हो गया 0.7 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 85, तो ये हो गया 70/85। अब 70/85 को किससे काटते हैं, 5 से, 14 पंजे 70, 14 17, 15 70, मतलब 17 पंजे 85। ठीक है, ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ यार, मैं टेबल्स हिंदी में याद किया। ठीक, तो वाई बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 14/17 के बराबर आ गई, और हमें आंसर लिखना था x/17 के फॉर्मेट में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 14 के बराबर आ गई, तो आंसर 14 लिख देंगे। ठीक है, चलो अगला आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें जो राउल्ट ऑफ फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, जो राउल्ट ऑफ फॉलो नहीं करते हैं और डेविएशन शो करते हैं, या तो पॉजिटिव, अब कोई चीज डेविएट हो रही है तो कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दो ही रास्ते हैं उसके पास। तो आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि उसे राउल्ट ऑफ फॉलो करना चाहिए। और ये वाली लाइन अब जो बोल रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुननी है, और इंपॉर्टेंट भी है कि कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्स हमेशा सेम होते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है,
डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, यानी कि वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। अब तुम पूछोगे सर वो तो कभी नहीं होता, लेकिन होता है, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इतना, हम लोग उतना माइन्यूट मेजर नहीं करते हैं। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होगा और एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। ये ऑलवेज वाला है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आइडियल हो कैसा भी हो। अगर दो सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं तो रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, और मिक्सचर की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी तो डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो, और रैंडमनेस बढ़ेगी। तो डेल्टा जी को हमें पॉजिटिव निगेटिव रखना है तो डेल्टा एस को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करते उनके लिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होगा और थ्योरेटिकल कम होगा, यानी कि ए बी टाइप के इंटरेक्शन जो होंगे वो कमजोर होंगे ए टाइप के, मतलब वो खुद उड़ना चाहेगा, अकेले किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग मैंने हमेशा बताया कि लेस देन जीरो होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। कोहेसिव फोर्सेज जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे एडहेसिव से, और बॉइलिंग पॉइंट अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं कि बेंजीन इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल, बेंजीन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म कैसा है, क्लोरोफॉर्म और CCl4, वाटर, एथेनॉल, CH2। अभी के लिए याद कर लो यार, इन्हें बिल्कुल रट लो, बिल्कुल दिमाग लाने की कोई खास जरूरत इनमें है नहीं, याद रखने हैं। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल क्या आएगा, कम आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग कम आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग कम आएगा, ग्रेटर डेल्टा जी मिक्सिंग कम आएगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग ज्यादा आएगा। यानी कोहेसिव फोर्सेस कैसे होंगे, कमजोर होंगे, और एडहेसिव फोर्सेस होंगे ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा ज्यादा, जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म और ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन हो गया, क्लोरो वाटर और HCl हो गया, एसिटिक एसिड और पिरिडीन हो गया, एसीटोन और एनिलीन हो गया। अगर डेविएशन वाले ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ सबको आता है, लाइन से क्या होगा, ऊपर चलेगा, ये आइडियल सोल्यूशन वाली लाइन थी तो इससे ग्राफ ऊपर चलेगा, और इसका भी ऊपर चलेगा, और इसका भी ऊपर चलेगा। अगर किसी सोल्यूशन का एक कंपोनेंट मतलब क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो सारे कंपोनेंट्स को पॉजिटिव डेविएशन ही शो करना पड़ेगा। कोई एक कंपोनेंट अगर निगेटिव कर रहा है तो सबको निगेटिव करना पड़ेगा। निगेटिव में सारे जो पैराबोलास होंगे वो कैसे होंगे, नीचे वाले होंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तुम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए दिक्कत आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देन अदर हैव टू शो द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज की बात तो हम लोग सवालों में कर चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है, कि हमने ए और बी लिए तो ये PA नॉट PB नॉट हो गए, ठीक, और एक्स और एक्स भी हो गए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और वाई और वाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हम लोग जानते हैं कि पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा एक्स ए PA नॉट प्लस एक्स बी PB नॉट के बराबर हो जाएगा, और वाई ए की वैल्यू जो जाएगी वो हो जाएगी एक्स ए PA नॉट अपॉन पी टोटल, और वाई बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स बी PB नॉट अपॉन पी टोटल। तो हम ये ध्यान रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। हम लोगों ने इसके 3 सवाल लगा भी लिए हैं तो इस बात को भूलेगा नहीं है। ये सिंपल सवाल आ गया क्या, कि ये क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन विद राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के साथ पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, बताओ जल्दी से। राउल्ट लॉ के साथ पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिखा क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ये कैसे शो करेंगे, ये निगेटिव शो करेगा, ये भी निगेटिव शो करेगा, और ये भी निगेटिव शो करेगा। सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये भी निगेटिव शो करेगा, अभी लिखा था, और ये कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव करेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। फंबल हो गया, मतलब फोर्थ में कैसे चेक करेंगे, देखो नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये दोनों पोलर पोलर हैं तो ये दोनों आपस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और इसमें भी क्लोरोफॉर्म भी बेंजीन के साथ बढ़िया से बाइंड हो जाता है, तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। लेकिन CH2 कैसा है, नॉन पोलर है, और ये पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर में कोई दोस्ती नहीं होगी, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती हैं, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जो इंटायरली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और इस पे डिपेंड नहीं करती हैं कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है। और प्रॉपर्टी होती किसकी है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट की पार्ट प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना, ठीक।
सॉल्यूट इन्वेरिएबली कौन सा लेते हैं? सॉल्यूट जो इन्वेरिएबली लेते हैं वो नॉन वोलेटाइल लेते हैं। सॉल्यूशन जो टेकन लेते हैं वो हम लोग कैसा लेते हैं? हमेशा वेरी डाइल्यूट लेते हैं, और वो कैसा बिहेव करेगा? आइडियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक एक करके सबको देख लेते हैं। कह रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगी? मान लो कोई सोल्यूट सॉल्वेंट है, उसमें हमने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, इट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो राउल टॉक से हम क्या कर सकते हैं कि लेट द सॉल्यूशन कंटेन्स Na मोल्स ऑफ एंड NaBa मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि Na बहुत ज़्यादा है NB से, तो हमने क्या किया? x से Pa0 इज इक्वल टू Pa लिख दिया, दोनों तरफ से क्या किया? माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ Pa0 ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया इसमें Pa को, तो ये हो गया क्या? 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? XB के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में Pa0 को डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, अब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम Na और NB को क्या मान लेते हैं? Na प्लस NB को हम लगभग Na मान लेंगे, तो Pa0 माइनस पी अपॉन Pa0 को क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na। तो Pa0 माइनस पी अपॉन Pa को क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट है, इन दोनों में बस ये ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट है। इसका डेरिवेशन हम लोग अभी नहीं कर रहा है, फिलहाल के लिए याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, और ये जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, बेसिकली किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। मेंस में भी सवाल इसी से लग जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन करने का मतलब आसान तरीका है, तुम खुद ही कर सकते हो, कोई मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है डेरिवेशन, डेरिवेशन होमवर्क के लिए करके रखना है। ठीक है, सही है। अब हम लोग सवाल देख लेते हैं, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हुआ तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पहुंचने के, सेम एटमॉस्फेरिक पहुंचने के लिए, प्रेशर पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो हम डेल्टा टीवी लिखेंगे, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। मोलैलिटी इसलिए लिया क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो Kb इंटू एम लिख दिया। Kb को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? सॉल्वेंट की। या फिर हम Kb को कहते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ध्यान रखना बात। और डेल्टा टीवी को लिखते हैं टीवी माइनस टीबी नॉट। Kb की वैल्यू जो होती है वो RTB0 अपॉन 1000 LV होती है, वेयर LV इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, और LV को हम लिख सकते हैं डेल्टा H अपॉन M, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो Kb की वैल्यू हो जाएगी RTB0 स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। ठीक है, वेपर प्रेशर और अगर हम टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाए तो किसी एक टेम्परेचर पे अगर हम वेपर प्रेशर पे देखेंगे तो जो पहला होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, वो कम टेम्परेचर पे होगा, और जो सोल्यूशन होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबसे जरूरी है, जो कई लोगों को नहीं आती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड जो होता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच के वेपर्स के बीच में क्या चल रहा होता है? इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। ठीक है, तो एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज सच दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड आर इक्वल। तो सॉलिड वेपर्स और लिक्विड वेपर्स में, ठीक है, जब हमने क्या किया, हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो रिएक्शन इधर से इधर आने लगी। तो अब सॉलिड को सॉलिड मेंटेन, मतलब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर किसका कम होगा? लिक्विड का कम होगा। लिक्विड का कम होगा तो रिएक्शन इधर से इधर आने लगेगी, इधर से इधर आने लगी, लेफ्ट टू राइट चलने लगेगी। तो ली चैटलियर के हिसाब से इसे अगर हमें रोकना है तो टेम्परेचर कम करके वापस ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड डिक्रीजेस वेयर एज सॉलिड टू लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें उसे कम टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और ये भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। और KF को हम कहेंगे क्या इसमें? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नथिंग टू वरी, नथिंग टू रिमेंबर। ठीक है, KF की वैल्यू RTF0 स्क्वायर अपॉन 1000 LF हो जाएगी। LF को हम डेल्टा HF अपॉन M लिख देंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। इसका ग्राफ बहुत पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जो नीचे वाला ग्राफ है वो किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, और ऊपर वाला किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ के बाद क्या होगी? फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई, तो ये ग्राफ का नेचर बदल जाएगा, फिर साथ में फ्रीज होंगे। और हमेशा ध्यान रखना जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो फ्रीज हमेशा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ पे मतलब सॉल्यूट कम है, और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल पैसेज कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, और उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? बॉयल्स वांट ऑफ लॉ है। बॉयल्स वांट ऑफ लॉ क्या कहता है? जैसे बॉयल्स लॉ था, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी वेयर पाई इज प्रेशर। ठीक है, पाई इज प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई प्रोपोर्शनल सी हो गया, और पाई को एन अपॉन वी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही चार्ल्स वांट ऑफ लॉ पाई प्रोपोर्शनल टू टी लिख देंगे, तो पाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? दोनों को मिला दे तो सी टी के, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? सी आर टी हो गया, या हम इसे सी एस टी भी लिख सकते हैं। ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की तरह इसे डील करते हैं। ठीक है, इसके लिए लिमिटेशन क्या है कि सोल्यूशन को कैसा होना चाहिए? बहुत मतलब सोल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सोल्यूशन सोल्यूट को एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करना चाहिए, और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर बहुत कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और हाइपोटोनिक मतलब जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन क्योंकि पाई प्रोपोर्शनल है सी के, तो जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहीं पे लो प्रेशर भी होगा। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी कंसंट्रेशन भी कम होगा, और हाइपर में ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से होगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात आती है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्योंकि सॉल्यूट जैसे हम अभी तक ये मान रहे थे कि ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बदलने से क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। ठीक है ना, चैप्टर को तुम्हें ऐसे ही फिंगर टिप्स में होना चाहिए, तब तुम पेपर में सही कर पाओगे। अगर तुम्हारा ऊपर नीचे हो गया तो सही नहीं कर पाओगे। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है, इसीलिए हम इसे नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी लिख सकते हैं। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, तो ये अल्फा बाई एन हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू लिखेंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स एट 1। ठीक है, तो ये लिख देंगे आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख दें? अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। ठीक, तो आई माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लें, 1 माइनस एन के बराबर। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एन टाइम्स आई माइनस 1 अपॉन अपॉन क्या जाएगा? 1 माइनस एन। ठीक, बाकी इसे जंबल करके कर सकते हैं। ऐसे डिसोसिएशन में क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये एन अल्फा बन गया, तो ये तो और आसान हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगी। तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, या अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आई माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया, अल्फा कॉमन ले लें, एन माइनस 1 के बराबर हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 के बराबर हो गई। तो हम सारी प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे? आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आई का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सर आई का मल्टीप्लाई जब जरूरत होगी तब करेंगे, नहीं, हमेशा करो, और ये ध्यान रखो कि कब आई की वैल्यू 1 है, कब 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बेटर रहेगा। फिर बात आती है एजियोट्रोप्स की। बहुत लोग ये फोर्स करते हैं मेरे से कि सर एजियोट्रोप ज़्यादा पढ़ा दो, लेकिन एजियोट्रोप ज़्यादा है ही नहीं, कहाँ से पढ़ा दूँ ज़्यादा? ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एजियोट्रोप क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, जिन्हें हम एजियोट्रोप कहते हैं। मतलब जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि एजियोट्रोप ना बन पाए। एजियोट्रोप हमेशा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के एजियोट्रोप हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब होगा? जब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, तो हम उसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहेंगे, यानी कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करेंगे। ठीक, इसी तरह से जब हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप करेंगे तो कंपोजिशन क्या होगा? जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो उस टाइम पे निगेटिव डेविएशन वाले करेंगे। ठीक है, जो प्रेशर इनका कम हो जाएगा एक्चुअल से, तो क्या होगा? निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। सही, तो निगेटिव डेविएशन वाले पॉजिटिव मतलब क्या करें? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहे हैं, और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ 5-6 सवाल लगा लें तो हम लोगों की बात कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक, क्या करा है कि
अब ये सवाल देखो, जैसे मैच द फॉलोइंग आया, सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसानी से होना चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। केएफ क्या होता है? केएफ को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सोल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, और एजियोट्रोप वो होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होता है वेपर्स का। देखो कितनी सरल बात पूछी गई, तुम लोग एजियोट्रोप के लिए पता नहीं क्या क्या कहानी के लिए परेशान हो। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 1 आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है 20% एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन 5 ग्राम्स ऑफ इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर। ठीक, सही है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे में क्या कर रहा है? 20% डिसोसिएट कर गया, तो हमने क्या लिखा है? एसिटिक एसिड को ब्रेक कराना है। एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक करेगा? एसिटेडाइन माइन प्लस एच प्लस, तो ये टी इक्वल टू 0 पे 1 हो गया, ये सॉरी 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, तो टी इक्वल टू टी पे ये कितना हो गया था? 1 माइनस 0.2 हो गया, ये 0.2 बन गया और ये 0.2 बन गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो यानी कि 1.2 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डिप्रेशन निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक, आई की वैल्यू हो गई 1.2, के एफ की वैल्यू 1.86 दी है। मोलैलिटी निकालनी, तो 5 ग्राम्स हमने एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, और हमने कितने एम लिया? 500 ml में लिया, तो 500 ml हो गया, और ये हो गया 1000। ठीक है, सही है। तो ये कितना आ गया? यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 टाइम्स हो गए, ये कैंसिल हो गए, 0.2 हो गया, तो ये आ गया 0.372, यानी कि 372 इंटू 10⁻⁻³ यही डिप्रेशन आ गया। ठीक, तो 372 लिख दिया। सही है, जीरो होता है क्योंकि, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लिखना है हमें, तो उतना ही लिख दिया। ठीक है, ये डिफरेंस आया ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोल्यूशन विच विल बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। और ऐसे कितने पेयर हैं? आइसोटोनिक होने के लिए क्या होना चाहिए? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होना चाहिए। तो आई किसका किसका सेम है हम वो देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं किसका है। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 2 मोलर है। आई की वैल्यू 2 है ना इसके लिए, तो ये 2 मोलर हो गया, और इधर 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो ये भी 2 मोलर हो गया, तो ये हो गया। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3 मोलर हो गया, और इसके लिए भी ये 3 मोलर हो गया, तो ये भी सही है। ये कितना हो गया? AlCl3 के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई? AlCl3 के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू 4 हो गई, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया? 6 आ गया। और Na2SO4 के लिए कितनी हो गई? Na2SO4 के लिए 3 हो गई, तो भी मोलैरिटी कितनी आ गई? 6 आ गई, तो ये भी हो गया। ऐसे ही KCl के लिए कितना हो गया? KCl के लिए 2 हो गया, और Al2SO4 होल थ्राइस के लिए कितना हो गया? 5 हो गया। तो दोनों से कितना आ जाएगा? 5 मोलर आ रहा दोनों तरफ, तो ये भी हो गया। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया। ठीक है, देखो क्या हुआ कि हम लोगों ने आई की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में, तो नंबर आयंस जितने बन रहे थे उतने तोड़ दिए। जैसे AlCl3 में कितने बनेंगे? एक Al+3 बनेगा और 3 Cl3 माइनस बनेंगे, तो उसके लिए आई की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड। अगला कह रहा है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द सोल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट 100.15 degree centigrade. When 0.2 moles of NaCl is added to the solution, it was observed that the solution froze at 0.8 degree centigrade. The solubility product of PCl5 PCl2 हमें बताना, PbCl2। ठीक है, तो हमने PbNO3 होल ट्वाइस को हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक हुआ ये? Pb+3 में +2 में गया, और NO3 2 माइनस में गया। ठीक, तो इसके लिए आई की वैल्यू आ गई 3। आई की वैल्यू 3 आ गई, और हमें इसका डेल्टा टी भी दिया हुआ। आई की वैल्यू है 3 इंटू KB इंटू एम। ठीक, तो हमें KB की वैल्यू भी पता है। KB की वैल्यू है कितनी? KB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ से? 0.5। तो M की वैल्यू आ गई कितनी? 0.1 आ गई। M 0.1 आ गया। अब हुआ क्या? हमने इसमें क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया, तो ट्वाइस NaCl हुआ, तो इससे क्या बन गया? PbCl2 बन गया। ठीक, तो ये 0.1 था, ये 0.2 था हमारे पास, तो ये 0.1 में से कुछ x गया होगा, ये 0.2 में से 0.2x गया होगा। ठीक, अब हम इसके लिए जो नया TF है हमारे पास, फ्रोज कितने पे हो रहा है? 0.8 पे हो रहा है, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितने लिख देंगे? 0.8 इज इक्वल्स टू 1.8 KF हो गया इसका, और I इंटू एम की वैल्यू कितने लिख दें? 0.3। इन्हें ऐड करो, दिस प्लस दिस, 0.3 माइनस 3x प्लस 0.2 प्लस 0.2। एक 0.2 आया NO3 माइनस से, और एक 0.2 आया NaCl से। ठीक, सही है।
तो सारे आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कंसंट्रेशन के साथ, तो ये कितना आ गया 0.8/18 इज इक्वल टू आ गया 0.7 माइनस 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू सॉल्व, तो आ जाएगी 2.3/27। तो KSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी Pb2 प्लस इंटू CL माइनस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2.1 माइनस 2.3/27 इंटू 0.2 माइनस 4.6/27 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देना यार, आंसर 13 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर 13 लिख देंगे। अब कैलकुलेशन है, अब मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा, ये मान लेता हूँ कर ही दोगे है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 1.22 grams of organic acid is separately dissolved in 100 grams of benzene and 100 grams of acetone. The acid is known to dimerize in benzene but remains monomer in acetone. The boiling point of solution of acetone increased by 0.17. The increase in boiling point of the solution in benzene in degree centigrade is x. ठीक है, तो अगर डाइमराइज हो रहा है किसमें, हमसे कह रहा है कि बेंजीन में डाइमराइज हो रहा है, तो उसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो डेल्टा टी बी हम इसके लिए लिख दें क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम लिख दें। ठीक, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 0.17, आई की वैल्यू हो गई 1/2, ये हो गया कितना 2.6। ठीक, आई की वैल्यू हो गई कितनी 2.6, के बी की वैल्यू हमें दे रखी ना बेंजीन के लिए 2.6 इंटू, अब हमें मोलैलिटी लिखनी पड़ेगी, मोलैलिटी हो गई 1.22 डिवाइड बाई मोलर मास कितना परसेंट हुआ डेमरेज हमें ये नहीं पता, 100 इंटू 1000, ये इससे कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। ठीक, तो मोलर मास की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, मोलर मास की वैल्यू जो आ गई यहाँ से रिमेन्स मोनोमर इन एसीटोन। अच्छा, एसीटोन में हमें दिया हुआ है, इसके लिए हमें निकालना है, ये नहीं यहाँ से नहीं निकलेगा, तो हमें यहाँ पे मोलर मास की ज़रूरत होगी। ये हमें टीबी नहीं दिया हुआ यार, ये टीएफ है हमारे पास है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, ये एफ के लिए दे रखा है। ठीक, और आई की वैल्यू इसके लिए 1/2 है। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है और हमें एसीटोन में हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे एक बार और लिख लो, माई बैड है ना, के बी इंटू एम, इसकी वैल्यू 1.17 दे रखी है, आई की वैल्यू हाफ इसके लिए 1 दे रखी है, के बी की वैल्यू इसके लिए कितनी दे रखी है, के बी की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 1.22 डिवाइडेड बाई एम इंटू 100 इंटू 1000, यहाँ से 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना 100, तो m की वैल्यू आ गई कितनी 122। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो डेल्टा टी भी निकल आएगा, पुट कर दो जरा, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू के एफ, आई की वैल्यू कितनी हाफ 1/2 इंटू 2.6 इंटू 1.22 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100 इंटू 1000, ये 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ गया, ये 26 हो गया, ये 13 हो गया यहाँ से, तो ये आ गया 13 इंटू 10⁻⁻², तो आंसर कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो आंसर इसका कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे। बात समझ आई, वो गड़बड़ ये हो गई कि मैंने एसीटोन और बेंजीन को मिक्सअप कर दिया, वो नहीं करना था। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जो एंटीफ्रीज है, ये सवाल भी पेपर में आया डायरेक्ट है ना। एंटीफ्रीज इज टू बी एडेड टू 18.6 ग्राम्स ऑफ वाटर टू प्रोडक्ट फ्रीजिंग एट -24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मास हमें निकालना है, तो हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई 24, आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक, और के एफ की वैल्यू हो गई 1.86, मास हमें निकालना है, डिवाइड बाई मोलर मास हो गया 62, गिवन है हमें, बढ़िया लोग हैं, और 18.6 kg है, तो ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 24 इंटू 62 इंटू 10, यानी कि 14880 ग्राम्स, यानी कि 14.88 kg। तो आंसर कितना लिख देंगे 15, राउंड ऑफ करना है ना, तो आंसर कितना लिख देंगे 15। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा स्पीड में चलना पड़ा क्योंकि हम लोगों को बोर्ड के और मेंस के हिसाब से रिवाइज करना है। अगर फुल लेंथ
लेक्चर देखना है तो निश्चय पे जाके आराम से देख सकते हो और एडवांस वाली सीरीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे भी जॉइन कर सकते हो। अगर मेरे साथ डिस्कशन करना है बराबर, साथ में बात करनी है तो उसे भी कर सकते हो, योर विश, है ना? चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय-बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को यार मतलब मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं, बाय।